वही फिर शक्ति जाकर आईने के सामने तैयार होता है। और शक्ति भी कमाल का बंदा था, वो भी हॉट और हैंडसम था, और उसका वो कातिलाना अंदाज जिस पर लड़कियां मर मिटती थी उस पे। लेकिन शक्ति सिर्फ जन्नत पर मर मिटता था। वो प्यार करता था, जन्नत से अंडस्को अंडस्को, बेपनाह प्यार। अंडस्को अंडस्को अंडस्को। अब आगे। वही शक्ति फिर तैयार होकर कमरे से बाहर निकल जाता है। वहीं नीचे हॉल में यामिनी देवी, जो कि शक्ति की दादी माँ थी, दीपेन जी शक्ति के पापा अंडस्को शक्ति की मॉम दिव्या जी, और उसका भाई पार्थ और बुआ जी रेशमा जी, वह सब लोग नीचे बैठे हुए थे। और यामिनी देवी के पास आकर जल्दी से जन्नत बैठ जाती है और वह उनकी बातों में मसरूफ हो जाती है। वही शक्ति कुछ ही देर में अपने कमरे से बाहर निकालकर वह नीचे आ जाता है और उन सबको देखते हुए ही सोफे पे जाके बैठ जाता है। वही तभी सभी लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी यामिनी जी बोली, अंडस्को शक्ति, अब तुम्हारे शादी की तैयारी अभी सब स्टार्ट कर देनी चाहिए। तभी शक्ति जन्नत को देखते हुए बोला, अंडस्को हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे तो। वो इतना ही बोला था कि तभी जन्नत सबको देखते हुए दादी के कंधे पर अपना सर रखते हुए दादी को साइड हग करते हुए ही बोली, अंडस्को दादी, लेकिन मैं आपके पोते से शादी नहीं करना चाहती। इतना सुनते ही सब लोग वहां पर बैठे हुए थे, सब लोग हैरानी से जन्नत को देखने लगते हैं और शक्ति की नजर भी जन्नत के चेहरे पे चली जाती है। वही सब लोगों की नजर अपने ऊपर देखते हुए ही जन्नत बोली, अंडस्को क्या क्या हुआ सबको, मैं सच कह रही हूँ दादी, मैं ये शादी नहीं करूंगी। तभी दादी यामिनी जी बोली, अंडस्को तुम ऐसा क्यों बोल रही हो बेटा, 2 दिन बाद ही तुम्हारी शादी हो रही है। अब तो ज्यादा टाइम भी नहीं है और तुम ऐसा बोल रही हो तो क्या करूं। तभी जन्नत बोली, अंडस्को आपका पोता मुझे बहुत परेशान करता रहता है। हर बार मुझे परेशान करने के लिए हर बार कुछ ना कुछ करते ही रहता है। मुझे इससे शादी ही नहीं करनी, बहुत अकड़ू है, घमंडी कहीं का। इतना बोलते हुए वह शक्ति को देखते हुए अपना मूड मुंह बिगड़ लेती है। फिर वो दादी से फिर से बोली, अंडस्को और अभी पता है आपको, अभी मैं उसके कमरे में गई तब उसने वह इतना ही बोली थी कि तभी उसे याद आता है कि वह क्या बताने वाली थी। वह अपनी जीभ अपने दांतों तले काट लेती है और शक्ति को देखने लगती है। वही शक्ति जन्नत को देखते हुए ही एक डेविल स्माइल करते हुए बोला, अंडस्को हाँ जन्नत बोलो आगे क्या किया मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या किया, तुम कुछ कह रही थी ना। तभी जन्नत बोली, अंडस्को हाँ वो में मैं ये कह रही थी कि उसके मुंह से ठीक से शब्द भी नहीं निकल रहे थे। तभी शक्ति के मॉम दिव्या की बोली, अंडस्को अरे जन्नत बेटा बताओ, इस लड़के ने क्या किया, इसकी तो मैं बैंड बजा दूंगी, इसकी अभी खबर लेती हूँ। तभी जन्नत बोली, अंडस्को वह आंटी में अंडस्को। तो शक्ति बोला, अंडस्को हाँ बता दो मैंने क्या किया है, या फिर मैं बता दूं सबको। इतना बोलते हुए वह तिरछी नजरों से जन्नत को देखता है तो वही जन्नत एक झटके के साथ ही खड़े होते हुए बोले, अंडस्को नहीं, तुम कुछ नहीं बोलोगे, चुप रहो बिल्कुल भी। इतना बोलते हुए ही जन्नत उन सबको देखते हुए बोली, आप सब चाहे तो शादी की तैयारी कर सकते हैं, वैसे भी हमारी शादी में कोई आने वाला तो है नहीं, सब हम घर वाले ही है। इतना बोलकर वह शक्ति के पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर उठाते हुए ही बोली, अंडस्को उठो, अब तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलो। शक्ति बोला, अंडस्को लेकिन मुझे ऑफिस जाना है, मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग पर नहीं चलने वाला, ये बहुत ही बोरिंग काम है। तभी जन्नत बोले, अंडस्को मुझे भी यह बोरिंग लगता है, लेकिन मुझे अपने लिए कुछ कपड़े खरीदने हैं, चलो। इतना बोलते हुए ही वो उसे जबरदस्ती उठाकर ले जाती है। वही सब लोग उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। वही उनके जाते ही यामिनी जी बोली, अंडस्को इस लड़की ने तो मेरी शान से ही ऊपर कर दी थी, शादी से मना कर रही थी, पागल लड़की। तभी दिव्या जी बोली, अंडस्को अरे ये बिल्कुल दोनों पागल ही है, हमें भी पागल कर देंगे। इतना बोलकर सब लोग हंसने लगते हैं। वही शक्ति और जन्नत दोनों ही कार में बैठते हैं और शक्ति अपनी कार स्टार्ट करता है, उसके पीछे उनके बॉडीगार्ड की भी कार चलने लगती है।
वही शक्ति जन्नत का हाथ पकड़कर गैर पर रखता है और वो उसका हाथ कस के पकड़े हुए ही बोला अंडस्को वैसे में ये कह रहा था कि हम हनीमून पर कहाँ पर जाएंगे और क्या कौन से कपड़े पहनेंगे। वैसे आज हम शॉपिंग पर जा रहे हैं तो वो वाले कपड़े खरीद ही लेते हैं। तभी जन्नत उसके हाथ से अपना हाथ हटाकर उसके कंधे पर मारते हुए ही बोली अंडस्को मुझे कोई भी ऐसे वैसे कपड़े नहीं खरीदने, तुम चुप करो, अपना दिमाग सही जगह पर लगाओ। बेवकूफ इंसान कहीं के, इतना बोलकर वो मुस्कुराते हुए ही शर्मा कर खिड़की से बाहर देखने लगती है। वही शक्ति अभी भी उसका मुंह देखकर हंस रहा था। वही जन्नत चिढ़ते हुए ही बोली अंडस्को शक्ति तुम अपना मुंह बंद करो। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से बंगलों के अंदर प्रतीक की कार सभी एक साथ ही अंदर आती है और गेट बंद हो जाता है। फिर का आकर घर के मेन गेट पर रुकती है। वही बॉडीगार्ड भी बाहर निकलते हैं और प्रतीक भी बाहर निकलता है। सभी बॉडीगार्ड अपने पोजीशन पर खड़े हो जाते हैं। वहीं प्रतीक चलकर घर के अंदर जाता है तो घर के अंदर सब लोग अंदर बैठे हुए कुछ बातें कर रहे थे और प्रतीक के पापा थोड़े गुस्से में लग रहे थे। प्रतीक के पापा यानी कि प्रणव जी बहुत ही ज्यादा गुस्से में इधर से उधर घूम रहे थे। तभी प्रतीक अंदर जाता है और उन सबको देखते हुए ही बोला अंडस्को गुड मॉर्निंग एवरीवन, इतना बोलकर वह उन सबके पास चला जाता है। वही तभी प्रणव जी प्रतीक की आवाज सुनकर पलटते हैं और प्रतीक को देखते हुए ही उसे गुस्से से घूरने लगते हैं। वहीं प्रतीक उनके चेहरे को एक नजर देखता है और फिर वो आगे बढ़कर सोफे पर अपनी माँ के पास जाकर उसके गोद में सिर रखकर लेट जाता है। तभी प्रणव जी उसे गुस्से से घूरते हुए ही बोली अंडस्को प्रतीक बेशर्म लड़के, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम इन सब से मेरे घर वालों को दूर रखो, लेकिन तुम्हें समझना ही नहीं है। तुम्हारी यह सब हरकतें और तुम जो अभी यह बड़ा गैंगस्टर बने फिर रहे हो ना, उसकी वजह से मेरी बेटी कहीं गायब हो चुकी है। मेरी आरजू कहीं किडनैप हो चुकी है। कोई ले गया है उसे उठाकर। इतना सुनते ही प्रतीक, जो भी अपनी मॉम यानी कि राधा जी के गोद में सर रख कर लेटा हुआ ही था, वह जल्दी से एक झटके के साथ ही उठता है और उठकर वह अपने पापा को देखते हुए ही बोला अंडस्को क्या कहा आपने? ये कैसे हो सकता है? यह आप क्या बोल रहे हैं? यह क्या बकवास है? इतने सारे बॉडीगार्ड है और सबकी सुरक्षा के लिए सारे बॉडीगार्ड साथ ही रहते हैं, तो कैसे किसी को कोई कुछ कर सकता है? तभी इतना सुनते ही प्रणव जी बोले अंडस्को तुमने इतने सारे दुश्मन जो पाल रखे हैं, कौन उठाकर लेकर गया होगा क्या पता, लेकिन अगर मेरी बेटी पर एक आंच भी आई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरे में एक पल भी नहीं लगाऊंगा तुम्हारा मर्डर करने में। वही तभी प्रतीक उन्हें घूरते हुए ही बोला अंडस्को माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर ठाकुर, और मैं अपनी आरजू को कुछ नहीं होने दूंगा। आप टेंशन ना ले, उसे एक खरोच तक आई तो मैं दुनिया में आग लगा दूंगा। और आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी उसका भाई जिंदा है। जब इस दुनिया में ना रहूं तब उसे आप उसकी फिक्र करना। इतना बोलते हुए ही वह गुस्से से ही अपने कमरे की तरफ चला जाता है। वही तभी राधा जी प्रतीक को जाते हुए देखते ही रह जाती है और फिर वो प्रणव जी को देखते हुए बोली अंडस्को क्या जरूरत थी इतना गुस्सा करने की? वो उसकी भी बहन है, वो उसे कुछ ना होने देगा। मिल जाएगी हमारी बेटी, आप टेंशन ना ले, मुझे पता है मेरे बच्ची को कुछ भी नहीं होगा और ना ही मेरा प्रतीक उसे कुछ होने देगा। वही प्रणव जी उसे राधा जी को एक नजर से देखते हुए फिर वहां से चले जाते हैं। वही शालिनी देवी प्रतीक की दादी माँ थी, वो बोली अंडस्को अगर मेरी आरजू को कुछ भी हुआ ना तो मैं सच में प्रतीक से कभी बात नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। इतना बोलते हुए वह भी उठकर अपना मुंह बिगड़ने हुए ही कमरे में चली जाती है। वही राधा जी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। एक तो उसकी बच्ची नहीं मिल रही थी आरजू, और ऊपर से सब उसके बेटे पर इतना गुस्सा कर रहे थे। वहीं प्रति अपने कमरे में आकर गुस्से से ही अपना फोन उठाकर किसी को कॉल करते हुए ही बोला अंडस्को कहाँ है वह राठौर, कहाँ है शक्ति सिंह राठौर, मुझे उनसे मिलना है। इतना सुनते ही सामने से आवाज आई, अभी फिलहाल वह अपनी फिलहाल मॉल में शॉपिंग के लिए जा रहा है। आपको उनसे मिलना है तो आप शॉपिंग मॉल पर आ जाए, वहां पर वो आपको मिल जाएगा।
इतना सुनते ही प्रतीक कॉल काट देता है और वह जल्दी से वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी देर में वह फ्रेश होकर बाहर निकलता है और उसने फिर से एक बार शावर ले लिया था और उसने कपड़े चेंज कर लिए थे ब्लैक कलर के शर्ट और पेट के साथ। वो उसका गुस्सा जानलेवा लग रहा था। प्रतीक वैसे ही अपना फोन लेकर जल्दी से नीचे आ जाता है और तभी वहां उसे हॉल में राधिका जी दिखती है। राधिका जी बोली अंडस्को प्रतीक मेरी बात सुनो, अरे बेटा सुनो तो सही। लेकिन वो उसकी बात सुनते भी नहीं, वहां से जल्दी से बाहर निकल जाता है। प्रतीक बाहर आकर कार में बैठ जाता है और वो खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा था और साथ में समीर उसका असिस्टेंट वो भी था। वही उसके साथ ही उसके बॉडीगार्ड की का भी चलने लगती है। वही दो कार्स बॉडीगार्ड की ओर प्रतीक की का सबसे आगे कर चल रही थी। दूसरी तरफ शक्ति और जन्नत दोनों ही एक बड़े से माल के बाहर उसकी का आके रुकती है और बाकी बॉडीगार्ड की भी। वही बॉडीगार्ड्स में आसपास पोजीशन में खड़ी हो जाते हैं और शक्ति और जन्नत दोनों ही मॉल के अंदर चले जाते हैं। वहीं कुछ बॉडीगार्ड मॉल के अंदर भी आ जाते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए। वो दोनों ही हाथ पकड़े हुए ही आगे बढ़ रहे थे। वो दोनों के चेहरे पर स्माइल थी। वही जन्नत कुछ बड़ा ही जा रही थी और शक्ति उसकी बातों को सुन रहा था। वही वह दोनों ही वहां पर एक लहंगे की शॉप पर आते हैं और एक लहंगा जन्नत को पसंद आ जाता है और वह शक्ति को देखते हुए बोली अंडस्को ये कितना सुंदर है ये लहंगा, मुझे पसंद आ गया है। इतना सुनते ही शक्ति बोला अंडस्को हाँ बहुत खूबसूरत है, तुम्हें पसंद है तो ले लो। वही तभी जन्नत बोली हाँ मुझे बहुत पसंद आ गया है, चलो ना ले लेते हैं। लेकिन तभी जन्नत की नज़र उसके प्राइस टैग पर जाती है तो वह प्राइस टैग देखकर बोली अंडस्को अरे मुझे यह नहीं लेना, ये 2 लाख का इतना बड़ा महंगा क्यों है, मुझे यह नहीं चाहिए। इतना बोलकर वह बोली चलो आगे बढ़ते हैं और वह आगे चली जाती है। वही शक्ति सेल्स गर्ल को देखते हुए ही बोला अंडस्को इसको पैक कर दीजिए। इतना